मैं नील सागर आप सबका स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके साथ एनआरआई मैरिजेस से जुड़े कुछ फ्रॉड्स पर अपने विचार शेयर करूँगी। एनआरआई, जिनको नॉन रेजिडेंट इंडियन जाना जाता है, एनआरआई से जुड़ी शादियों में फ्रॉड का कहीं कहीं चांस बन जाता है। वैसे तो अधिकतर शादियां कामयाब ही होती है, परंतु कहीं कहीं फ्रॉड सुनने को मिलते हैं। आज मैं इसी विषय के ऊपर अपने विचार शेयर करूंगी। ये फ्रॉड दो तरह के हो सकते हैं। वैसे तो किसी शादी के कामयाब ना होने के कई कारण होते हैं, परंतु मैं सिर्फ अपने विचार फ्रॉड तक ही सीमित रखूंगी और ना ही मैं अपने विचारों में पति पत्नी का शब्द का उपयोग करूंगी, क्योंकि धोखे का शिकार कोई भी हो सकता है। एक तो वह फ्रॉड है जो केवल वीजा लेने के लिए होता है। कुछ लोग विदेश जाने के लिए शादी जैसे पवित्र रस्म का इस्तेमाल करने से भी झिझकते नहीं है। किसी भी यंग बच्चों के लिए शादी के आधार पर विदेश जाना सहज होता है। शादी के आधार पर विदेश जाना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु जब असली मकसद विदेश जाना ही हो और विदेश जाने के बाद शादी तोड़ना हो तो ये एक फ्रॉड बन जाता है। कुछ लोग अपने एनआरआई स्पाउस को मैनिपुलेट करने में कामयाब हो जाते हैं और अपना विदेशी वीजा लेने में भी, परंतु कुछ लोगों का असली मकसद वीजा ही लेना होता है, ना कि शादी निभाना। कई बार तो ऐसा भी सुनने को आया है कि बाहर से आया स्पाउस एयरपोर्ट से ही गायब हो गया। मैं एक बार यहाँ फिर याद करा दूं कि सभी शादियां ऐसी नहीं होती। ऐसे केस होते तो कम ही हैं, परंतु तब भी माहौल में परेशानियों का कारण बनते हैं। दूसरे कैटेगरी के फ्रॉड वह हैं जब एक एनआरआई स्पाउस भारत जाता है और वहां शादी करवाता है, परंतु शादियों को कामयाब करने के लिए काबिल ही नहीं होता। नतीजा ये होता है कि दूसरे स्पाउस विदेश जा ही नहीं पाते। इससे वह और भी मुश्किल में पड़ जाता है। बहुत से केसों में देखा गया है कि विदेशी स्पाउस अपने पार्टनर को स्पॉन्सर करने के लिए एलिजिबल ही नहीं होते हैं, परंतु फिर भी शादी करवा लेते हैं। ये बात करा कि वह अपने पार्टनर को जल्दी ही विदेश बुला लेंगे। इस तरह विक्टिम का काफी समय निराशा और इंतजार में निकलता है और हाथ में कुछ नहीं लगता। अब मैं इन दोनों किस्म के जो फ्रॉड हैं और उनका जो हल है उसके ऊपर अपने विचार शेयर करूंगी। मेरे विचार कितने सही है या उनका कितना उपयोग हो सकता है, ऐसा कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर केस अपने आप अलग और उसका उपचार भी अलग होता है। जो एनआरआई भारत विवाह करने के लिए जाते हैं और उनके साथ वीजा फ्रॉड ना हो, इससे बचने के लिए वे कुछ पॉइंट पर विचार कर सकते हैं, जैसा कि स्पाउस की सिलेक्शन रिश्तेदारी या जान पहचान परिवार से की जाए। स्पाउस खुले या अनजान माहौल लेने से फ्रॉड का चांस थोड़ा ज्यादा हो सकता है। दूसरा, स्पाउस अपने परिवारों के हालातों के मुताबिक ही सिलेक्ट किया जाए। अपने विदेशी स्टेटस का इस्तेमाल अवॉइड करें। उदाहरण के लिए, यदि किसी अमेरिकन कम पढ़े नागरिक को बड़े रिश्ते जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर आदि आने शुरू हो जाएं, तो समझना बनता है कि कोई गड़बड़ हो सकती है। इसी तरह किसी बड़ी उम्र वाले छोटी उम्र के रिश्ते शुरू हो तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही समझना बनता है। जो लोग बाहर जाने के इतने दीवाने हैं, वे हर हालात को स्वीकार कर लेते हैं जो उनका मकसद पूरा कर सकता है। इसी तरह रिश्ते किसी ब्रोकर या एजेंसी के थ्रू भी अवॉइड किए जाएं। समय का शॉर्टकट भी इस्तेमाल ना करें। शादी में जल्दी ना दिखाएं और रिश्ते की सर्च अपने आप या अपने परिवार की मदद से करें। उसमें चाहे समय ज्यादा ही क्यों ना लगे। ऐसा सुनने में अक्सर आता है कि कुछ लोग भारत जाकर होटल में रहते हैं और एक ही हफ्ते में स्पाउस ढूंढकर शादी भी करा लेते हैं और कारण बताते हैं कि उनके पास समय बहुत कम है। मैं समझती हूँ कि विवाह के मामले में ऐसा उतावलापन और शॉर्टकट सही नहीं है, क्योंकि इतने कम समय में वही तैयार होगा जिसका प्राइम पर्पस केवल विदेश आना ही है।
शादी के लिए विदेशी स्पाउस को चाहिए कि वह खुला समय और ज़रूरत पड़े तो दूसरे विजिट भी लगाए। जो रिश्ते ऑनलाइन फ्रेंडशिप या लव अफेयर के थ्रू बनते हैं उनके ऊपर मेरे विचार मेरे बस से बाहर है। वैसे तो ऐसे जोड़े हर तरह से सही होते हैं, फिर भी फ्रॉड का अंश बना रहता है। ऐसे जोड़े खुद बहुत समझदार होते हैं, मैं उन पर विचार नहीं रख रही। दूसरे किस्म के जो धोखे हैं, जहां एनआरआई शादी तो करवा लेता है परंतु अपने स्पाउस को विदेश नहीं बुला सकता। ऐसा नहीं है कि वे अपने स्पाउस को बुलाना नहीं चाहते, बल्कि वे कानूनी तौर पर बुलाने के लिए एलिजिबल ही नहीं होते। भारत के कुछ हिस्से जैसे पंजाब के लोग केवल फॉरेन के नाम पर बिना जांच पड़ताल किए अपने बच्चों के रिश्ते दे बैठते हैं और बाद में धोखा सा महसूस करते हैं। यहाँ पर ये स्पष्ट तौर से समझ लेना चाहिए कि विदेशी से आने वाला हर स्पाउस अपने स्पाउस को पिटीशन के थ्रू बुलाने के लिए एलिजिबल नहीं हो सकता। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिनकी खुद की इमिग्रेशन केसेस चल रहे होते हैं, परंतु फिर भी वह टेम्परेरी तौर पर इंडिया विजिट कर सकते हैं, परंतु अपनी स्पाउस की पिटीशन नहीं। कुछ ऐसे केस भी होते हैं जिन्होंने अपनी खुद की रेजिडेंसी विवाह के थ्रू ली होती है, परंतु अभी अपने भारतीय स्पाउस की पिटीशन नहीं कर सकते। कुछ ऐसे भी केस होते हैं जो पिटीशन तो कर सकते हैं, परंतु उनमें वेटिंग पीरियड 5 साल से लेकर 7 साल तक हो सकता है। इसमें एक और कैटेगरी है जो कि विदेश में पहले ही शादीशुदा होते हैं और भारत जाकर फन के लिए शादी करवा लेते हैं। वैसे तो ऐसे धोखे बहुत गंभीर है, तो इसलिए अपने बच्चों की शादी करते समय बेसिक बातों का ध्यान बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी विदेशी स्पाउस का वीज़ा स्टेटस जानना। मैं कोई वकील नहीं हूँ, परंतु अपनी नॉलेज के हिसाब से कि एक सिटीजन पासपोर्ट होल्डर अपने स्पाउस को 1 साल के प्रोसेस में विदेश बुला सकता है। एक ग्रीन कार्ड होल्डर अपने स्पाउस को 5 साल के प्रोसेस में H1 वीज़ा जो हाई प्रोफेशन और F1 वीज़ा जो हाई एजुकेशन वे अपने स्पाउस को अपने साथ ही ला सकता है, परंतु ये वीज़ा टेम्परेरी है। ऐसा वीज़ा होने पर भी कुछ प्रोफेशनल यदि चाहें तो परमानेंट रेजिडेंस ले सकते हैं, परंतु उसका प्रोसेस भी 5 से 7 साल तक का है। अलग अलग वीज़ा की जानकारी आप किसी वकील या इंटरनेट सर्च से भी ले सकते हैं। माँ बाप को अपने बच्चों का रिश्ता करते समय बेसिक क्वेश्चन पूछने तथा बेसिक डॉक्यूमेंट देखने, उनको वेरिफिकेशन कराने में कभी भी झिझकना नहीं चाहिए और ना ही किसी रिश्तेदार के दबाव में आना चाहिए। बेसिक प्रश्नों में ये जानना ज़रूरी है कि विदेशी स्पाउस का वीज़ा स्टेटस, वीज़ा कैटेगरी, मैरिज स्टेटस तथा उनके बच्चों के बारे जानना। यदि स्पाउस बच्चों के साथ तलाकशुदा है तो ये भी जानना पड़ता है कि वो अपने पहले परिवार का कितना खर्चा उठा रहा है। बेसिक डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड देखना, टैक्स रिटर्न, जॉब लेटर, सैलरी पे स्टब देखना इत्यादि। डिवोर्स केस में डिवोर्स जजमेंट देखना भी बनता है। ये भी देखने को आया है कि कुछ माता पिता विदेश में रह रहे अपने रिश्तेदार या जान पहचान वालों पर निर्भर करते हैं, जबकि विदेशों के इमिग्रेशन कानून इतना पेचीदा है कि उनकी पूरी समझ विदेशों में रहने वाले लोगों को भी नहीं हो पाती और ना ही विदेशों में इंडिया जैसा गली मोहल्लों का एनवायरनमेंट है जहां जाकर छानबीन की जा सके। इसका तो बेस्ट सोल्यूशन यही है कि सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट बिना किसी झिझक के मांग लेने चाहिए और उन्हें किसी इमिग्रेशन वकील से चेक करवा लेना चाहिए। सुनने में आया है कि आजकल ऐसे बहुत से वकील चंडीगढ़, जालंधर, दिल्ली और पासपोर्ट दफ्तरों के आसपास आसानी से उपलब्ध है और उनको या इंटरनेट या एम्बेसी से भिन्न भिन्न वीज़ा के अंतर्गत पिटीशन प्रोसेस भी जान लेना चाहिए।
ऐसे तो बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां भी इंटरनेट के ऊपर मौजूद है जो फीस लेकर बैकग्राउंड चेक कर सकती हैं, परंतु ये सारी बातें केस टू केस निर्भर करती हैं और शंका का लेवल कितना है। परंतु इतना ज़रूरी है कि बेसिक प्रश्न पूछना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना आदि तो एक नॉर्मल प्रोसेस की तरह है और दोनों पार्टीज को इसमें एक दूसरे को कोऑपरेट करना बनता है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।